नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त को देश आजादी का जश्न मना रहा था। लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे। नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की उपलब्धियों की चर्चा हुई। हथियारबंद नक्सलवाद कमजोर हुआ है, सुरक्षा बलों की कार्रवाई का जिक्र हुआ और इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द इस्तेमाल किया, दिमागी नक्सल। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हथियारबंद नक्सल भले कमजोर हो गए हों, लेकिन नक्सली सोच रखने वाले लोग अभी भी मौका तलाश रहे हैं। इसलिए उन्हें पहचानना, आइसोलेट करना और युवाओं को उनसे बचाना जरूरी है। अब सवाल यह है कि नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई पर किसी को आपत्ति हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक भारत में हिंसा, हथियार और राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का समर्थन कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन असली सवाल कहीं इससे ज्यादा गंभीर है। दिमागी नक्सल आखिर है कौन? अगर कोई व्यक्ति हथियार उठाता है, हिंसा करता है, प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़ा है, तो उसके खिलाफ कानून है, जांच है, अदालत है, सबूत है और सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई पत्रकार सरकार से सवाल पूछता है, कोई छात्र सरकार की नीति का विरोध करता है, कोई बुद्धिजीवी किसी सरकारी योजना की आलोचना करता है, कोई नागरिक कहता है कि सरकार ने गलती की है और कोई विपक्षी नेता सरकार को घेरता है, क्या वह भी दिमागी नक्सल है? यही वह सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का विरोध करना और राष्ट्र का विरोध करना दो अलग अलग चीजें हैं। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आप फिर भी देशभक्त हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकते हैं और फिर भी संविधान में विश्वास रख सकते हैं। आप किसी कानून का विरोध कर सकते हैं, फिर भी भारत की संप्रभुता और अखंडता के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सरकार अपने आलोचकों को समझाने या जवाब देने के बजाय उन्हें एक लेबल देती है। पहले अर्बन नक्सल जैसे शब्द राजनीतिक बहस में सुनाई देते थे, अब दिमागी नक्सल सामने आ गया है। और देखिए इसकी विडंबना, प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा उन्हें दिमागी नक्सल कहे जाने पर गर्व है। अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अगर सवाल पूछना और सरकार से जवाब मांगना दिमागी नक्सल होना है तो वह भी दिमागी नक्सल है। महबूबा मुफ्ती ने भी इसी शब्द को अपने संदर्भ में इस्तेमाल किया। अब जरा सोचिए, एक शब्द जो सरकार ने अपने विरोधियों को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया, वही शब्द विरोधी सरकार पर व्यंग करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शब्द की स्पष्ट परिभाषा नहीं है और लोकतंत्र में बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को नक्सल कहना सामान्य राजनीतिक आलोचना नहीं है। नक्सल शब्द का संबंध भारत में एक हिंसक उग्रवादी आंदोलन और माओवादी विचारधारा से रहा है। इसलिए जब आप किसी नागरिक को यह लेबल देते हैं तो उसके साथ एक बहुत गंभीर आरोप जुड़ जाता है। तो सरकार से मेरा सीधा सवाल है, दिमागी नक्सल की ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन क्या है? कौन तय करेगा कि कौन दिमागी नक्सल है? क्या इसके लिए कोई कानून है? क्या कोई जुडिशियल प्रोसेस है? क्या कोई स्पष्ट क्राइटेरिया है? क्या किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी या फिर सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करने वाला व्यक्ति ही दिमागी नक्सल घोषित कर दिया जाएगा? अगर सरकार के पास स्पष्ट जवाब है तो देश के सामने रखिए, और अगर जवाब नहीं है तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह शब्द असहमति को स्टिग्मेटाइज करने का राजनीतिक हथियार बन सकता है? याद रखिए, भारत ने अंग्रेजों से सिर्फ इसलिए आजादी नहीं ली थी कि सत्ता का चेहरा बदल जाए। हमने आजादी इसलिए हासिल की थी ताकि नागरिक सत्ता से सवाल पूछ सके। एक लोकतांत्रिक सरकार की ताकत यह नहीं होती कि उससे कोई सवाल न पूछे। सरकार की असली ताकत यह है कि उससे सबसे कठिन सवाल पूछे जाए और फिर भी लोकतंत्र मजबूत बना रहे। अगर कोई सरकार आलोचना से डरती है तो समस्या आलोचक में नहीं, सरकार के आत्मविश्वास में हो सकता है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, सरकार कहती है कि वो दिमागी नक्सल से युवाओं को बचाना चाहती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन युवाओं को किससे बचाना है? हिंसक विचारधारा से, यह सवाल पूछने से। क्योंकि युवा अगर सरकार की हर बात पर सवाल पूछेगा तो वह लोकतांत्रिक नागरिक है। अगर वह गलत सूचना फैलाएगा, हिंसा को बढ़ावा देगा, किसी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का समर्थन करेगा तो उसके खिलाफ कानून लागू कीजिए। लेकिन सिर्फ असहमति को नक्सलवाद के साथ जोड़ना लोकतंत्र के लिए खतरनाक परंपरा बन सकती है। और यही फर्क हमें समझना होगा, दैट डिसेंट इज नॉट नक्सलिज्म, क्रिटिसिज्म इज नॉट एंटी नेशनलिज्म, ओपोजिशन इज नॉट इंसर्जेंसी, और सबसे महत्वपूर्ण, गवर्नमेंट इज नॉट द नेशन। सरकार आती है, जाती है, पार्टियां जीतती है, हारती है, प्रधानमंत्री बदलते हैं, लेकिन देश रहता है, संविधान रहता है और नागरिकों के अधिकार रहते हैं। इसलिए जब कोई सरकार कहती है कि हमारे विरोधियों में नक्सली सोच है तो उससे पूछा जाना चाहिए कि क्या सबूत है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को लेबल करने से पहले एविडेंस चाहिए। अगर सरकार के पास एविडेंस है तो कानून के तहत कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर एविडेंस नहीं है तो केवल भाषण के मंच से किसी विचारधारा का लेबल चिपकाना राजनीतिक रूप से आसान जरूरी है, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से खतरनाक हो
सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे लेकिन नक्सलवाद तो खतरा है। बिल्कुल है, हथियारबंद नक्सलवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सुरक्षा बलों की सुरक्षा होनी चाहिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करे। लेकिन हिंसक नक्सलवाद से लड़ने के लिए लोकतंत्र को कमजोर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करके ही उस विचारधारा को अस्थायी रूप से हराया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई युवा सरकार से असहमत है तो उसके पास लोकतांत्रिक रास्ते होने चाहिए, वोट, आंदोलन, अदालत, मीडिया, चुनाव और सार्वजनिक बहस। अगर इन रास्तों पर भी उसे दिमागी नक्सल कह दिया जाएगा तो फिर सवाल यह नहीं रहेगा कि नक्सलवाद कितना कमजोर हुआ है, सवाल यह होगा कि लोकतंत्र में असहमति की जगह कितनी बची है। अब इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प हिस्सा देखिए। दिमागी नक्सल पार्टी नाम से सोशल मीडिया पर एक अकाउंट सामने आया है और बहुत तेजी से चर्चा में आ गया है। 18 अगस्त की रिपोर्ट में इसके फाउंडर की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं बताई गई है, यानी सरकार ने एक लेबल दिया, समाज ने उसी लेबल को मीम, सटायर और पॉलिटिकल काउंटर नैरेटिव बना दिया। यह लोकतंत्र का एक बड़ा संदेश है। जनता को लेबल मत दीजिए, जनता सवाल पूछेगी। आप किसी नागरिक को दिमागी नक्सल कह सकते हैं लेकिन उसके सवाल को नक्सली नहीं बना सकते हैं। आप किसी पत्रकार को एंटी नेशनल कह सकते हैं लेकिन उसके सवाल का जवाब फिर भी देना पड़ेगा। आप किसी विपक्षी नेता को देश विरोधी कह सकते हैं लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार का सवाल उठा रहा है तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछने वालों को चुप कराना समाधान नहीं है, सवाल का जवाब देना समाधान है। और अंत में मैं सरकार से एक बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपका दावा है कि भारत ने हथियारबंद नक्सलवाद को लगभग समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो यह निश्चित रूप से देश के लिए अच्छी खबर है, प्रशंसनीय है। लेकिन फिर एक नई अस्पष्ट श्रेणी बनाकर नागरिकों को दिमागी नक्सल कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर कोई वास्तव में माओवादी या हिंसा का समर्थक है, कानून लगाइए। अगर कोई हिंसा की साजिश करता है, जांच कीजिए। अगर कोई प्रतिबंधित संगठन से जुड़ता है तो कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ सरकार की आलोचना करता है तो उसे जवाब दीजिए, लेबल मत दीजिए। क्योंकि जिस दिन सरकार के पास अपने आलोचकों के सवालों का जवाब खत्म हो जाता है उसी दिन लेवल शुरू हो जाते हैं। उसी दिन लोकतंत्र को सबसे ज्यादा सावधान होने की जरूरत होती है। इसलिए मेरी नजर में आज की असली बहस यह नहीं कि दिमागी नक्सल कौन है, असली सवाल यह है कि क्या भारत में सरकार से असहमति रखने का अधिकार सुरक्षित रहेगा या नहीं। क्योंकि अगर आज दिमागी नक्सल का लेबल किसी और को मिला है तो कल यह लेबल किसी और नागरिक तक पहुंच सकता है। और लोकतंत्र में नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार यही है कि वो सरकार से सवाल पूछे बिना किसी डर के। याद रखिए, देश सरकार से बड़ा है, संविधान सरकार से बड़ा है और लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज किसी भी सत्ता से बड़ी होनी चाहिए। धन्यवाद।